सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से 3 से 4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग का पहला टॉपिक होगा राज्य के पारंपरिक खाद्य और बागवानी फसल। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि झारखंड में वर्षा का प्रारूप किस प्रकार से है और मत्स्य पालन। ये सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग का 2 टॉपिक छूट जाएगा और वो 2 टॉपिक को कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो जो हम लोग का एग्रीकल्चरल साइंस है, जो पेपर 6 का सेक्शन सी है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक, जो है झारखंड के पारंपरिक खाद्यान्न व बागवानी फसल। तो अगर कोई भी राज्य है तो उस राज्य का जो भूभाग है उसका वहाँ के सरकार द्वारा किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, वही वहाँ की समृद्धि को डिसाइड करता है। अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ का समृद्धि काफ़ी अच्छा होगा। अगर झारखंड का बात करें तो झारखंड के कुल भूमि का 23% भाग जो है वो कृषि का 23% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है। यानी टोटल भूभाग का 23% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है। अगर वैज्ञानिक अध्ययन से अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में लगभग 38 लाख हेक्टेयर 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो कृषि योग्य है। यानी कि इसमें कृषि संभव होगा, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69% होता है। यानी कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 47% अप्रॉक्स 48% भूभाग जो होगा झारखंड का, उसमें कृषि कार्य संभव है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 23% भूभाग पर ही कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार का फसल का उत्पादन किया जाता है, धान, गेहूँ और मक्का। जिसमें से झारखंड का सर्वप्रमुख फसल का बात किया जाए तो धान हो जाएगा और दूसरा सर्वप्रमुख फसल मक्का हो जाएगा। तो किसी भी राज्य के समृद्धि के आकलन में वहाँ के भूमि उपयोग के प्रतिरूप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। झारखंड जिसका कुल क्षेत्रफल 79 हेक्टेयर है, जिसमें से 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो होता है, 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किए जा सकते हैं। तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79.70 लाख हेक्टेयर होगा, जिसमें से 38 लाख हेक्टेयर हम लोग का कृषि कार्य करने हेतु उपलब्ध है। ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा पता चलता है। लेकिन मुख्य रूप से 23% भूभाग पर ही कृषि कार्य किया जाता है। और इसके बावजूद भी झारखंड में कृषि में बहुत सारे समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि झारखंड का 90% मिट्टी जो वो लाल मिट्टी है, जिसमें हम लोग का उर्वरता की काफ़ी कमी देखी जाती है। यानी कि निम्न उर्वरक क्षमता पाया जाता है, गुणवत्ता काफ़ी खराब होता है। इसके साथ ही साथ झारखंड में जो भी कृषि होता है वो मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए कृषि किया जाता है। यानी कि हमारे जीवन जीने के लिए जो हम लोग को आवश्यक लगता है कि धान हम लोग के लिए आवश्यक है, तो हम लोग धान की खेती मुख्य रूप से करते हैं। यहाँ पर हम लोग वाणिज्यिक कृषि नहीं करते हैं, जिसके कारण वर्तमान में 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही विभिन्न पारंपरिक खाद्यान्न फसल व बागवानी फसल होती है। अब आता है हम लोग का झारखंड का प्रमुख खाद्यान्न फसल, जो कि क्या है, चावल है। तो चावल का खेती जून जुलाई महीना में किया जाता है। यानी कि ये क्या है, खरीफ फसल है, अघनी फसल भी बोल सकते हैं हम इसको। और झारखंड के लगभग 78% भूभाग पर 78% भूभाग, यानी कि कुल कृषि योग्य भूमि के 78% भूभाग पर खरीफ फसल की कृषि की जाती है। और खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल का 87.7% क्षेत्र में जो है उसमें धान का खेती किया जाता है। यानी कि झारखंड के टोटल कृषि योग्य भूमि के 78% भूभाग पर 78% भूभाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, ये सब आ जाएगा। और इन 78% में भी हम लोग का 87.7% भूभाग पर धान का खेती किया जाता है। यानी कि झारखंड में मुख्य रूप से धान का खेती काफ़ी अधिक मात्रा में किया जा रहा है। अगर धान की खेती में प्रमुख उत्पादन क्षेत्र का बात करें तो हम लोग का आ जाता है, पहला सिंहभूम आ जाता है, फिर रांची, फिर आ जाएगा गुमला और दुमका। तो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में चावल की सर्वाधिक खेती की जाती है। और कुल मिला के इन क्षेत्रों में लगभग हमारा टोटल धान का 50% खेती होता है। तो धान यानी कि चावल के बारे में क्या हो गया कि झारखंड के कुल कृषि योग्य भूमि के 78% भूभाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है, अर्थात धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंग, मूंगफली, ये सब का। और टोटल 78% में से 87% भूभाग पर हम लोग का धान का खेती किया जाता है, जिसमें से प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में हम लोग का सिंहभूम आ जाएगा, रांची आ जाएगा, गुमला आ जाएगा, दुमका आ जाएगा। और इन्हीं क्षेत्रों में हम लोग का टोटल मतलब कि धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो कि राज्य का सर्वप्रमुख खाद्य फसल होता है। और इन्हीं क्षेत्रों में ऑल ओवर हम लोग का 50% धान का उत्पादन हो जाता है। तो वही सब है यहाँ पे कि रांची, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, दुमका, इसमें 50% चावल की खेती की जाती है।
अब अगला आता है हम लोग का मक्का आता है, जो कि झारखंड का दूसरा सर्वप्रमुख खाद्य फसल हो जाता है, और ये भी हम लोग का खरीफ फसल के अंतर्गत ही आता है। तो टोटल कृषि योग्य भूमि के, फिर से वही डाटा आएगा कि टोटल कृषि योग्य भूमि के 78% भूभाग पर हम लोग का खरीफ फसल का खेती किया जाता है, जिसमें से 87.7% जो होता है वो चावल का खेती होता है, और 14% यानी कि 78 का 14% भूभाग पर हम लोग का मक्का का खेती किया जाता है, जो कि झारखंड का दूसरा सर्वप्रमुख फसल हो जाता है। मक्का का खेती मुख्य रूप से पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह और साहिबगंज, इन जगहों में किया जाता है। अगर मक्का के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पलामू जिला क्या आता है, सर्वप्रथम स्थान पर आता है। तो झारखंड के पलामू प्रमंडल के जिलों में मक्के का बुआई क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। इसके उपरांत हजारीबाग एवं दुमका का क्षेत्र आता है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से दुमका सर्वप्रमुख जनपद है। इसके अलावा झारखंड के अन्य जनपदों में भी मक्के की खेती की जाती है। अब हम लोग का तीसरा फसल आता है गेहूँ, जो कि झारखंड का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल हो जाता है, और यह मुख्य रूप से सिंचाई पर निर्भर रहता है। अतः झारखंड के कुल 4% कृषि योग्य अनाज भूमि पर ही गेहूं की खेती की जाती है। प्रति हेक्टेयर लगभग 1900 kg गेहूं का औसत उत्पादन किया जाता है, और प्रमुख उत्पादन जनपदों में पलामू हो जाएगा, हजारीबाग, गोड्डा, रांची और जामताड़ा हम लोग का उत्पादन क्षेत्र में प्रमुख जगह हो जाएगा, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से जामताड़ा जिला अव्वल स्थान रखता है। अब आता है जौ। तो जौ झारखंड का चौथा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल हो जाएगा। इसको उत्पादन के लिए बहुत उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु खाने के चलन में इसकी उपयोगिता घटती जा रही है, यानी कि वर्तमान में जौ का उपयोग हम लोग खाने में बहुत कम करने लगे हैं। हालांकि व्यवसाय के दृष्टिकोण से इसका महत्व में कमी नहीं आई है, फिर भी झारखंड के 1% क्षेत्र पर ही कृषि इस फसल के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। यानी कि झारखंड के कुल कृषि योग्य भूमि के मात्र 1% भूभाग पर जौ का खेती किया जा रहा है, यानी कि निरंतर इसकी उत्पादकता में कमी आ रही है। और झारखंड का पलामू जनपद अकेला राज्य का कुल 60% जौ का उत्पादन करता है। इसके अलावा गोड्डा आ जाएगा, साहिबगंज, हजारीबाग और गिरिडीह आ जाएगा। फिर आता है मड़वा, जो कि क्या एक जायद फसल है, और यह मुख्य रूप से रांची, हजारीबाग और पलामू, गिरिडीह जगहों पर उत्पादित किया जाता है। तो मड़वा जो है, इसका विशेषता क्या है कि यह सूखा सहन करने वाला और कम समय में तैयार होने वाला प्रमुख मोटा अनाज होता है, यानी कि कम पानी में भी मड़वा का खेती किया जा सकता है। फिर अगला आता है हम लोग का चना। तो दलहनी फसल में सबसे बड़ी भूमिका चना की खेती की होती है, जो कि कुल दलहनी के फसल के 40% क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। यानी कि टोटल दलहनी फसल जो भी है उसमें से 40% भूभाग पर चना का खेती किया जाता है, और इसका उत्पादन शुष्क और कम नमी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से हो जाता है। इसके उत्पादन में पलामू जिला प्रमुख है, जहाँ पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 kg चना के उत्पादन किया जाता है, और इसके अलावा गोड्डा, साहिबगंज और हजारीबाग प्रमुख उत्पादक जिले हो जाते हैं। अब आता है अरहर। तो चना के बाद दूसरा सबसे प्रमुख दलहन फसल में क्या आ जाएगा, हम लोग का अरहर आ जाएगा, और इसके उत्पादन में भी सिंचाई की काफ़ी कम आवश्यकता होती है, जिसमें पलामू, हजारीबाग, रांची, दुमका, गोड्डा ये सब अग्रणी जिला हो जाता है। इसके अलावा मसूर की भी खेती की जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा खेती संथाल परगना के क्षेत्र में किया जाता है। अब क्या है, दलहनी फसलों में खेसारी का भी झारखंड में प्रमुख उत्पादक राज्य था, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण उत्पादन में गिरावट तेज़ी से दर्ज किया जा रहा है। तो ये सब हम लोग का कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसल हो गया, जिसमें से धान देखें, जो कि मुख्य रूप से सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका ये सारे क्षेत्र में उपजाया जाता। फिर मक्का आ गया। तो मक्का झारखंड का दूसरा सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला फसल हो गया, और उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी पलामू जिला आ जाता है। फिर गेहूँ आता है। तो गेहूँ मुख्य रूप से हम लोग का पलामू, हजारीबाग और गोड्डा वाले जगहों पर उत्पादित किया जाता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो पलामू पहला स्थान आता है। इसके बाद हम लोग का हजारीबाग और गोड्डा आता है। अब क्या है कि झारखंड में खाद्यान्न फसल के अलावा सब्जी का भी खेती किया जाता है, जैसे कि प्रति हेक्टेयर लगभग 1535 kg सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, फ्रेंच बीन, आलू, कद्दू, पपीता, प्याज ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जिसके अपने राज्य में खपत के उपरांत निकटवर्ती राज्यों में निर्यात किया जाता है। राज्य सरकार सब्जी के बीजों को सर्वसुलभ कराने के लिए स्वयं सहायता समूह की स्थापना को प्रोत्साहित किया है, और कुल सब्जी उत्पादकों में रांची, गिरिडीह, दुमका, धनबाद एवं हजारीबाग क्रमशः प्रमुख हैं। यानी कि खाद्यान्न फसल के साथ साथ सब्जी का खेती भी झारखंड में मुख्य रूप से किया जाता है।
अब झारखंड के 17 जिलों में कुल 17,000 हेक्टेयर भूमि पर चाय के नर्सरी लगाए गए हैं, जिनमें सिंहभूम, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, खूंटी, सिमडेगा ये सब प्रमुख जगह हो जाएंगे, जो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत फल के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और जिनमें आम हो गया, आंवला हो गया, लीची, अमरूद और नींबू प्रमुख रूप से आते हैं। इसी प्रकार फूलों की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए रांची, खरसवा, देवघर, जामताड़ा, हजारीबाग में फ्लोरिकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका लक्ष्य क्या है कि 2020 तक लगभग 10,160 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती को बढ़ावा देना है, जिनमें गुलाब फूल, गुलाउदी, मैरीगोल्ड और कार्नेशन प्रमुख है। यानी कि झारखंड में खाद्यान्न फसल के साथ साथ सब्जी के उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर फूलों के उत्पादन पर भी काफ़ी अधिक जोर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का पहला टॉपिक था कि राज्य में जो भी पारंपरिक खाद्य फसल है और बागवानी फसल है वो पूरी तरीके से हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आता है हम लोग का झारखंड में वर्षा का प्रारूप। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि झारखंड में वर्षा जून से लेकर अक्टूबर तक होता है, और मुख्य रूप से मध्य जून में वर्षा शुरू हो जाता है, जो कि हम लोग का अक्टूबर तक चलता है। और झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा वर्षा किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग को ये भी पता है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों शाखा के द्वारा बरसात होती है, जिसमें से प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में मुख्य रूप से 80% वर्षा जो होता है वो वर्षा ऋतु में ही हो जाता है, और बाकी जो 20% वर्षा रहा वो ठंडा के समय और नॉर्वेस्टर के प्रभाव से हम लोग का आम्र वर्षा देखने को मिलता है। अगर झारखंड का एवरेज वर्षा बात किया जाए तो वो कितना हो जाता है हम लोग का लगभग 140 सेंटीमीटर हो जाता है, और वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। फिर क्या देखे थे हम लोग कि सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला होगा तो वो हजारीबाग हो जाएगा, जबकि सबसे अधिक वर्षा वाला जगह बोलेगा तो नेतरहाट हो जाता है। तो झारखंड में वर्षा का प्रारूप में क्या हो गया, तो झारखंड भारत के उन महत्वपूर्ण प्रदेशों में से एक है जहां देश में औसत वार्षिक वर्षा से ज़्यादा वर्षा प्राप्त होता है, यानी कि एवरेज वर्षा जितना होता है उससे ज़्यादा वर्षा झारखंड में देखा जाता है। लेकिन झारखंड में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है, तो झारखंड की स्थिति जो हो जाएगा, उच्चावच की स्थिति हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ का ढाल हो जाएगा, सागरीय प्रवाह हो जाएगा या फिर स्थलीय प्रवाह हो जाएगा, तापमान में विचलन, नगरीकरण, ये सारा प्रमुख चीज़ है जिसकी वजह से झारखंड में भी वर्षा का असमान वितरण देखने को मिलता है। क्योंकि कृषि का वर्षा से गहरा संबंध होता है, और कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि अगर अच्छा वर्षा हुआ तो अच्छा कृषि भी होगा, और अगर अच्छा वर्षा नहीं हुआ तो अच्छा कृषि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कृषि जो होता है वो मानसून पर ही डिपेंड होता है। अतः निस्संदेह इसका प्रभाव झारखंड के कृषि अर्थव्यवस्था व जनजीवन को गहरे प्रभावित करती है, और झारखंड के वर्षा प्रारूप को निम्न उपक्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो पहला आता है हम लोग का संथाल परगना व राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से हम लोग का बंगाल की खाड़ी से नज़दीक पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के द्वारा ही वर्षा होती है। इसके अलावा कभी कभी नॉर्वेस्टर के प्रभाव से भी यहाँ पर वर्षा देखने को मिलता है। मुख्य रूप से पाकुड़ और साहिबगंज क्षेत्र में ही हम लोग का सर्वाधिक वर्षा होता है, जहाँ पर 150 से 180 सेंटीमीटर के मध्य होता है। फिर आता है हम लोग का छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र। तो ये हम लोग का मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ लगभग 120 से 140 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, जिसमें हजारीबाग, रामगढ़ और रांची को भी सम्मिलित किया जाता है। और वर्षा की मात्रा या फिर मानसूनी हवा का नियंत्रित करने यहाँ के पठारी संरचना व ढाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि झारखंड में अन्य राज्यों की तुलना में एवरेज वर्षा काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ की ऊंचावच संरचना के वजह से बहुत सारे जगहों पर काफ़ी कम वर्षा देखने को मिलता है। अब आता पाट क्षेत्र आता है। तो पाट क्षेत्र जो होता है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होता है, नेतरहाट वाला जगह, जिसके अंतर्गत उत्तरी गुमला, पश्चिमी रांची, लातेहार और लोहरदगा जनपद को शामिल करते हैं। और यह झारखंड के उन क्षेत्रों में सम्मिलित है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसूनी हवाओं से आर्द्रता प्राप्त करता है। यानी कि जो हम लोग का पाट क्षेत्र है वो ऐसा जगह पर जहाँ पर हम लोग का बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा भी और अरब सागर की शाखा दोनों शाखा के द्वारा मानसून प्राप्त होती है, और दोनों के द्वारा वहाँ पर पानी गिरता है। परिणाम क्या होता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जगह बन जाता है, और इन पाट क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज किया जाता है। हालांकि निचले क्षेत्रों में औसतन 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो पाट क्षेत्र हो गया हम लोग का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। फिर आता उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है, जिसमें मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू, पश्चिमी चतरा ये सब शामिल हो जाता है। और चूँकि ये बिहार साइड आता है तो इसका जलवायु बिहार व उत्तर प्रदेश के महाद्वीपीय जलवायु प्रकृति के समकक्ष होते हैं। सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम तापमान दर्ज की जाती है यहाँ पर। इसके अलावा 100 से 110 सेंटीमीटर का यहाँ पर लगभग एवरेज वर्षा प्राप्त किया जाता है। आसपास के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के कारण मृदा अपरदन व कृषि हेतु वृक्षों की अत्यधिक कटाई इत्यादि कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण यहाँ की वर्षा की औसत मात्रा
झारखंड में सबसे कम प्राप्त होती है। फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां ये सब क्षेत्र आ जाते हैं, जहाँ की जलवायु समुद्री प्रभाव का असर देखने को मिलता है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो इसीलिए और महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु में भी हम लोग पढ़े थे कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है ये समुद्री प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी कारण यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के अलावा अन्य महीनों में भी चक्रवाती वर्षा होती रहती है तथा वर्ष भर बादलों का निर्माण ज़्यादा होने से मानसून भी यहाँ पर बदलता रहता है, जिसका पीछे का एक मुख्य वजह क्या है, यहाँ का उद्योग, क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग का सिंहभूम क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में उद्योग लगाया गया। फिर आता है दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें हम लोग का गुमला, सिमडेगा, खूंटी, दक्षिणी रांची, पश्चिमी सरायकेला खरसावां ये सब सम्मिलित हो जाता है। और इन क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर के मानसूनी पवन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में सारंडा का जंगल आ जाता है। इसी कारण पहाड़ क्षेत्र के अलावा थोड़ी बहुत सदाबहार वनों की स्थिति सारंडा के जंगल में भी देखने को मिलती है। औसतन इन क्षेत्रों में 120 से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज किया जाता है। तो ये सारा हो गया हम लोग का झारखंड में वर्षा का प्रारूप किस प्रकार से हो गया। एक दक्षिणी क्षेत्र हो गया, फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो गया, फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया, फिर पहाड़ क्षेत्र हो गया, फिर छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र, और एक आ जाएगा हम लोग का संथाल परगना व राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र। यानी कि पूरी तरीके से झारखंड को कवर कर लिया गया। तो वो निष्कर्ष में क्या बोल सकते हैं कि लगभग झारखंड में एवरेज 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, लेकिन भौगोलिक संरचना की असमानता के कारण इस जल का उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब अगला टॉपिक आता है हम लोग का कृषि वानिकी। तो अगर सीधे शब्द में कहें तो कृषि वानिकी का अर्थ क्या हो जाएगा, कृषि और पेड़ों का संयोजन। यानी कि कृषि फसलों के साथ साथ बहुउद्देश्य वृक्ष और पौधे को लगाना ही क्या कहलाएगा, हम लोग का कृषि वानिकी कहलाएगा। और यह एक प्रकार से कृषि प्रणाली के रूप में सामाजिक वानिकी प्रक्रिया है। इस वानिकी के अंतर्गत मुख्य पद्धति एवं इसकी महत्ता निम्न है। पहले क्या आ जाएगा, कृषि वानिकी या फिर वन पद्धति में बहुउद्देश्य पेड़ों के पंक्तियों के बीच रक्काद्वयन फसल को उगाया जाता है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान के केंद्र झांसी ने अपने अनुसंधान कार्य में यह बताया कि विभिन्न बहुउद्देश्य पेड़ों की किन प्रजातियों को विभिन्न जलवायु की दशा के आधार पर लगाना बेहतर होगा एवं इनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। सामान्यतः कृषि योग्य भूमि में बेर, नींबू, अमरूद, आंवला, पपीता, आम जैसे फलदार वृक्षों के अलावा शीशम, सागवन और अंजन आदि लगाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान जो कि झांसी, उसने अपने अनुसंधान कार्य में बताया कि बहुउद्देश्य पेड़ के किन प्रजाति को जलवायु के अनुसार अलग अलग जगह पर लगाना बेहतर होगा और प्लस इनके बीच की दूरी कितना होना चाहिए। इसके साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि में बेर, नींबू, अमरूद और फलदार वृक्ष के अलावा जैसे शीशम हो गया, सागवान हो गया, अंजन हो गया, पॉपुलर हो गया, ये सब पेड़ लगाए जाने चाहिए। फिर एक वृक्षों को रोपित करने के पश्चात यह आवश्यक है कि वृक्षों को इस ढंग से प्रबंधित करें ताकि कृषि फल न्यूनतम प्रभावित हो। और पौधारोपण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पौधों के लिए गड्ढे का आकार मृदा स्तर के अनुरूप हो, उचित मात्रा में पादप पोषकों का प्रयोग किया जाए तथा रोपित पंक्तियों की दिशा इस प्रकार हो कि सूर्य की रोशनी आवश्यकता के अनुसार मिल सके। समय समय पर पौधों की सिंचाई होनी चाहिए। जलाक्रांत लवण प्रभावित एवं प्रति क्षेत्र में उन वृक्षों को लगाना चाहिए जो इसके प्रभाव को कम करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हो सके। कृषि वानिकी के अंतर्गत पट्टिका खेती एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा में सामान्यतः एक फसल ही होती है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में हर वर्ष में सामान्यतः एक ही फसल होती है और उन क्षेत्रों में विभिन्न वृक्षों को 4 से 12 मीटर के अंतराल में रोपित करते हैं जिन्हें एलिये प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो कृषि वानिकी में मुख्य रूप से क्या बताएगा कि कृषि वानिकी भूमि प्रबंधन का एक हिस्सा मेथड है जिसके अंतर्गत जो भी कृषि भूमि है उस पर कृषि फसल के साथ साथ बहुउद्देश्य वृक्षों या फिर पौधों का वनिकीकरण किया जाता है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी ने अपने अनुसंधान कार्य में बताया कि अलग अलग पेड़ों की किन किन प्रजातियों को अलग अलग जलवायु के अनुसार लगाया जाना चाहिए प्लस उनके बीच की दूरी किस प्रकार की होनी चाहिए या फिर कितनी होनी चाहिए। फिर क्या था कि अगर फसल और पेड़ अगर दोनों हम लोग लगाते हैं तो वृक्षों को इस प्रकार से प्रतिबंधित किया जाए जिससे कि कृषि फसल में को वो काफ़ी कम प्रभावित करेगा और
प्लस हम लोग को जब हम लोग पेड़ लगा रहे हैं तो उस समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पौधों के लिए गड्ढा का आकार जो होगा वो मृदा स्तर के अनुरूप होना चाहिए, उसको उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहना चाहिए, और पंक्ति की दिशा इस प्रकार से होना चाहिए कि जो सूरज का रोशनी होगा वो आवश्यकता अनुसार उन्हें मिलना चाहिए। फिर साथ ही साथ क्या हो गया कि समय समय पर पौधों की सिंचाई भी होनी चाहिए। फिर क्या है कि प्रति क्षेत्र झारखंड में है तो प्रति क्षेत्र में ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो कि नाइट्रोजन इनके प्रभाव को कम करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वो सहायक हो सके। और अलग अलग क्षेत्र में अलग वृक्षों को लगभग 4 से 12 मीटर के अंतराल में हम लोग को लगाना चाहिए, जिसको हम लोग एले प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है कि इन पट्टिकाओं के बीच में उपलब्ध नमी में फसलों को उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जबकि पूर्ण के शेष महीने हरा चारा एवं जलावन की लकड़ी इत्यादि प्राप्त होती है एवं वृक्षों के कारण नमी की मात्रा ऊपरी सतह तक बना रहता है। अब क्या आता है, पर्वतीय क्षेत्र आता है जहाँ पर ढलानों में मुख्य रूप से कृषि किया जाता है। वहाँ भी मृदाक्षरण और संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के वृक्षों को लगाया जाता है। इसके अलावा ऐसे किसी भूस्वामी जो अपनी ज़मीन पर खेती नहीं कर सकते हैं उनके लिए यह वैकल्पिक रास्ता है कि वे अपने ज़मीन पर आवश्यकता अनुसार बहुउद्देशीय पौधों का सघन रोपण करके 7 से 10 वर्ष तक का एक चक्र अपना सकते हैं, और इस प्रकार की खेती को पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी कि बहुत से भूस्वामी होंगे जिनका ज़मीन है लेकिन वो खेती नहीं करते हैं, तो वे अपने ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं, बहुउद्देशीय पौधे को काफ़ी अधिक मात्रा में लगा सकते हैं, और 7 से 10 वर्ष के चक्र में 7 से 10 वर्ष का टाइम लगेगा, तो उस टाइम में वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। और ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। अब है कि कृषि वानिकी का महत्व क्या है। तो मान लीजिए कि फसल का नुकसान हो गया तो इसके बावजूद कृषकों को इन पेड़ों के माध्यम से आर्थिक आयात प्राप्त होता है। मृदा अपरदन नहीं होता है। ग्रीष्मकाल में तापमान नियंत्रण में रहता है। पेड़ अगर ज़्यादा रहेगा तो तापमान ऑलरेडी नियंत्रण रहेगा। जलावन की लकड़ी हम लोग को मिलता है। बायोमास संयंत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। पर्यावरण संरक्षण होता है और फलों की भी प्राप्ति होती है। यानी कि अगर कृषि वानिकी हम लोग कर रहे हैं, यानी कि फसल के साथ साथ अगर पेड़ भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी वर्ष मान लेते हैं कि पानी की वजह से अगर फसल बर्बाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग का पेड़ है वो हम लोग को कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ग्रीष्मकाल में तापमान को नियंत्रित करता है, लकड़ी मिलता है हम लोग को, पर्यावरण संरक्षण होता है और साथ ही साथ पेड़ों के माध्यम से हम लोग को फल भी प्राप्त होता है। अब अगला टॉपिक आता है हम लोग का झारखंड में मत्स्य कृषि, मछली पालन। तो कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही मत्स्य पालन को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है और 74% जनसंख्या झारखंड का कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है। इसके लिए मत्स्य एक प्रमुख आर्थिक आय के स्रोत बन सकता है, क्योंकि यहाँ की उच्चावच और मिट्टी की संरचना के कारण कार्य का विकास एक सीमित स्तर तक ही किया गया है। इसी कारण झारखंड सरकार मत्स्य पालन व इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही है। यानी कि मत्स्य पालन वो मुख्य रूप से हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, और झारखंड का लगभग 74% आबादी जो वो कृषि क्षेत्र या फिर उससे संबंधित क्षेत्र में संलग्न है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग का एक वैकल्पिक रूप से हम लोग मत्स्य पालन को अपना सकते हैं। तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारी योजना भी लाया जा रहा है। झारखंड कृषि अनुसंधान केंद्र कृषि विश्व के सहयोग से मत्स्य पालन के आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए कई सुविधाएं मुहैया करवाई है, जिसके भाग निम्न हैं। जैसे कि किसान या फिर मत्स्य पालन तालाब के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जो नीची हो एवं इसका आकार कम से कम आधे एकड़ में होना चाहिए, और ज़मीन की प्राप्ति के लिए पंचायतों के सहयोग से सामुदायिक भूमि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि मत्स्य पालन करने के लिए हम लोग ऐसा ज़मीन को सेलेक्ट करेंगे जो कि नीचे ज़मीन अन्य जगहों की तुलना में नीचे हो और साथ ही साथ वो कम से कम आधे एकड़ पर फैला हो, तो वही जाके हम लोग अच्छे से मत्स्य पालन कर सकेंगे। और ऐसी स्थिति में हम लोग को ज़मीन की प्राप्ति पंचायतों के सहयोग से सामुदायिक भूमि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर क्या होगा, तालाब का आकार जो है हम लोग का आयताकार होना चाहिए, जिसमें लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 गुना होना चाहिए। तालाब का आंतरिक तल में दोमट या फिर चिकनी मिट्टी होना चाहिए ताकि तालाब का पानी लंबे समय तक टिका रहे। तालाब में पेड़ पौधा, तना एवं जड़ की अच्छे तरीके से सफाई होना चाहिए। फिर क्या है कि समय समय पर तालाब में रासायनिक खाद, चूना, गोबर ये सब संतुलित मात्रा में डालते रहना चाहिए। तालाब के आसपास अगर नदी नाला या फिर नलकूप जैसे पानी के स्रोत उपलब्ध है तो उसकी गहराई 7 से 8 फीट तक पर्याप्त होती है। तालाब में उसी किस्म की मछलियों का पालन होना चाहिए जो एक दूसरे के प्रति आक्रामक ना हो, और इस दृष्टि से कतला, रेहू, नेनी, सिल्वर कॉर्क, ग्रास कॉर्क इत्यादि प्रमुख है। इसके अलावे पोठिया, गरई, मांगुर मछली जिसको बोलते हैं हम लोग, कैटफिश, बोआरी जैसी मछलियों का उपयुक्त मछलियों के साथ सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मांगुर मछली होता है वो अन्य छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति से नुकसान हो जाएगा।
तो अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो पानी में मड्डावा की खल्ली को मिलाकर तालाब में डालने से उनकी संख्या कम हो जाती है। तो अभी तक हम क्या देख लिए कि मत्स्य पालने के लिए क्या क्या हो गया। तो हम लोग जो मत्स्य पालन है वो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में आता है और झारखंड का अधिकतर आबादी कृषि क्षेत्र या फिर उससे संबंधित क्षेत्र में संलग्न है। तो ऐसी स्थिति में मत्स्य हम लोग का काफ़ी अच्छा वैकल्पिक हो सकता है। सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है। तो मत्स्य पालन करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहला कि मत्स्य पालन करने के लिए हम लोग ऐसा जगह या ज़मीन का चुनाव करेंगे जो बाकी की तुलना में नीचे होगा और कम से कम वो आधे एकड़ में फैला होगा। तालाब का आकार मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, जिसमें जो लंबाई होगा तालाब का वो चौड़ाई से 3 गुना होना चाहिए। तालाब का जो आंतरिक तल होगा उसमें हम लोग मुख्य रूप से दोमट या फिर चिकनी मिट्टी होना चाहिए, जिससे कि तालाब का पानी लंबे समय तक टिक सके। और फिर क्या हो गया कि यहाँ पर समय समय पर रासायनिक खाद, चूना, गोबर ये सब संतुलित मात्रा में डालते रहना चाहिए। फिर एक पॉइंट क्या था कि तालाब में उसी किस्म का मछली का पालन करना चाहिए जो एक दूसरे के प्रति आक्रामक नहीं हो, जैसे कि कतला हो गया, रेहू हो गया, नैनी, सिल्वर कॉर्न, ये सब मछली हो गया। अब आता है कि इसके अलावा तालाब में मछली पालन के उपयुक्त भी कुछ तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तालाब में प्रति माह जाल डालकर मछली की बढ़त देखना चाहिए, यानी कि प्रति महीना हम लोग को यह देखना चाहिए कि मछली की बढ़त किस प्रकार से हो रहा है। तो मछली को पकड़ने के लिए हाथ से तो नहीं पकड़ सकेंगे, तो इसी स्थिति में हम लोग जाल का प्रयोग करते हैं। यदि किसी प्रकार की बीमारी दिखाई दे तो नज़दीक के विज्ञान केंद्र से सलाह लेनी चाहिए। सुबह में सूर्योदय से पहले अगर मछली पानी में या हवा में मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करे तो समझे पानी में ऑक्सीजन की कमी है और इसके बाद तुरंत पानी बदलने की व्यवस्था करें एवं तालाब में सही मात्रा में चूना घोलकर डालें। इसके अलावा पानी को बाँस से पीटने पर भी फ़ायदा मिलता है। मतलब क्या हो गया कि अगर सुबह के समय या फिर सूर्योदय से पहले मछली अपना मुंह को ऊपर की ओर खोल के अगर वो ऑक्सीजन ले रहा है तो ऐसी स्थिति में हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि पानी जो है वो प्रदूषित हो चुका है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत हम लोग को पानी को बदलना चाहिए और उसमें चूना घोलकर डालें ताकि वो पानी फ्रेश रह सके। फिर आता है कि अगर मछली पानी की सतह पर समूह में घूमे तो मतलब है कि तालाब में भोजन की कमी हो गई है और इसलिए तुरंत पूरक आहार की व्यवस्था करें। यानी किस प्रकार से मछली के बारे में देख के हम लोग समझ सकते वो सारा चीज़ बताया जा रहा है कि अगर मुंह को ऊपर उठा के वो बाहर सांस ले रहा है यानी कि ऑक्सीजन का कमी हो गया, यानी कि पानी प्रदूषित हो गया। अगर वो सतह पर सभी मछली एक जैसा घूम रहा है यानी कि समझ में आएगा क्या कि खाना की कमी हो गया, तो हम लोग को तुरंत आहार देना चाहिए। अब मत्स्य पालन के विकास के लिए झारखंड केंद्र सरकार को प्रमुख योजना व कार्यक्रम निम्न है। तो क्या क्या कार्यक्रम हो जाएगा। तो झारखंड सरकार युवाओं को इस क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए रिवराइन फिश फार्मिंग योजना लागू की है, जिसके तहत 20 से 25 किसानों का एक समूह बनाया जाएगा और एवं उनको प्रशिक्षित किया जाता है और राज्य सरकार मत्स्य पालकों को प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए कर्ज मुहैया करवाती है। फिर क्या हो गया, सरकार द्वारा झास्को फिश का गठन किया गया है जो कि राज्य स्तरीय सहकारी महासंघ है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, इस स्वयं सहायता समूहों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना एवं ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर मछली के चारे इत्यादि की व्यवस्था प्रदान करना एवं निगरानी करना। फिर क्या हो जाएगा कि मछली उत्पादन अगर अच्छा हो गया तो ऐसी स्थिति में अच्छा विपणन प्रणाली भी होना चाहिए। तो विपणन सुविधा प्रदान करने के हेतु सरकार ने विभिन्न शहरों व ब्लॉक स्तर पर झारखंड फ्रेश फिश की स्थापना की गई है। फिर मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रचार योजना के अंतर्गत मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर स्थित प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों में 15 दिन का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। आगे दुमका में एक मत्स्य प्रशिक्षण सह जागरूकता केंद्र का निर्माण किया गया, जिसमें विभिन्न जिला मत्स्य केंद्रों को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत नेशनल निगम फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड में 2016 ईस्वी में लगभग 100 हेक्टेयर अतिरिक्त नए तालाब निर्माण करने की योजना बनाई गई है। फिर मत्स्य बीज का उत्पादन करने वाले उत्पादकों को निजी जमीन पर अधिकतम अनुदान के आधार पर मत्स्य बीज और चरी निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिर कि केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से मछुआरे के मछुआ आवास एवं पेयजल योजना चलाया जा रहा है और इसी प्रकार किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर केंद्र के द्वारा आयोजित योजना के रूप में सामूहिक बीमा योजना के माध्यम से मछुआरे की मदद की राशि प्रदान की जा रही है। यानी कि अगर गलती से मिस्टेक से जो भी है अगर मछली का उत्पादन नहीं हो पा रहा तो ऐसी स्थिति में बीमा का भी प्रबंधन किया गया। राज्य सरकार की योजना है कि प्रति हेक्टेयर प्रति मत्स्य उत्पादन की क्षमता को 150 से 200 kg करना है। फिर मत्स्य मित्र नियुक्त किया गया है। प्रति 10 से 12 हज़ार नए मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। फिर 2016 में मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये हो गया हम लोग के झारखंड में मत्स्य से संबंधित, यानी कि झारखंड में मत्स्य कृषि किस प्रकार से किया जाएगा, इसका लाभ क्या हो सकता है, ये सब हो गया। प्लस
इसको सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजना चलाया गया वो सारा भी कंप्लीट हो गया। फिर है यहाँ पे झारखंड मृदा स्वास्थ्य, ये वाला हम लोग पिछला वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। एक टॉपिक आता है हम लोग का राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना, ये थोड़ा सा है और इस परियोजना के प्रमुख घटक क्या है तो वो भी यहाँ पे दिया है, तो आप लोग इसको अगर खुद से पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग के सिलेबस के अनुसार राज्य में किसान के लिए जो भी लाभदायक सरकारी योजना तो वो खत्म हो गया, कृषि वानिकी की संकल्पना हो गया, बंजर भूमि और उसके सुधार के उपाय हो गए, फिर झारखंड में मृदा उर्वरता की स्थिति में मृदा में स्वास्थ्य सुधार में केचुआ कंपोस्ट हो गया, जानवर के मल मूत्र से प्राप्त खाद का उपयोग हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, और फिर हो गया कि राज्य में पारंपरिक खाद्य और बागवानी फसल इस वीडियो में ही हो गया, मत्स्य कृषि हो गया, और फिर साथ ही में हो गया वर्षा का प्रारूप हो गया, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर लगभग सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बस एक टॉपिक यहाँ पे छूट जाता है कि जलवायु परिवर्तन के आलोक में फसलों के विविधीकरण के साथ साथ पोषण सुरक्षा की आवश्यकता, ये टॉपिक एक हम लोग का मात्र छूट गया, तो इसको भी एक दिन के अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे और जो पेपर 6 का सेक्शन सी यानी कि जो कृषि विज्ञान वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।